हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया था। उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कशन कर रहे थे, है ना। और उसी न्यूमेरिकल्स में आगे चलते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस और बच्चे हुए उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। देन अगली क्लास से हम डी एंड एफ ब्लॉक क्लास स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूमेरिकल्स को ही डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा वो स्टार्ट करते हैं। लिखिए आज का पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बेटा इस तरीके से R2P, ठीक है, ये रिएक्शन दे रखी है इस तरीके से। अभिक्रिया के लिए, पहले इसको लिखो फिर आगे लिखो कंटिन्यूसली ना। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 एम से 25 मिनट में 0.02 एम हो जाती है। 25 मिनट में 0.02 एम हो जाती है। तो औसत वेग की गणना कीजिए। औसत वेग की गणना कीजिए। औसत वेग की गणना कीजिए। जल्दी निकालो फटाफट, इतना टाइम नहीं है ना। तुम्हें ही सोल्व करना है, कोई छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। औसत वेग की गणना कीजिए। औसत वेग कैसे निकालते बेटा? बिल्कुल R इक्वल टू, ठीक है। अच्छा रिएक्टेंट के लिए दे रखा है, रिएक्टेंट से भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, है ना। ठीक है, इसमें डायरेक्टली पता चल रहा है रिएक्टेंट के लिए तो माइनस आएगा डेल R और डेल T, यही होता है क्या? ठीक है। अच्छा बेटा माइनस कितना है कंसंट्रेशन में डिफरेंस? 0.02 से फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान रखना बेटा, अंतिम में से प्रारंभिक घटानी होती है। डिवाइडेड बाय समय कितना लग रहा है, यहां से जो आंसर निकल के आएगा वो मिनट के अकॉर्डिंग निकल के आएगा। आप चाहो तो सेकंड में निकाल सकते हो उसको ना भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो, अपने अकॉर्डिंग देख लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। यहां से कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.01, सही है। माइनस का आएगा जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 25, सही है क्या? ये यूनिट अब यहां से जो भी निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा। ओके तो यहां से तो ये आंसर आ जाएगा इसका। आप देख लेना जो भी आंसर आ रहा हो ना। ये इसकी यूनिट क्या लिखोगे बेटा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो मोल है ना। अच्छा क्योंकि यहाँ ऊपर तो सांद्रता है, तो सांद्रता या तो कैपिटल M लिख दो या फिर मोल लीटर इनवर्स लिख दो, मोल पर लीटर, है ना। और ये समय के लिए क्या आएगा? सेकंड इनवर्स, सॉरी मिनट इनवर्स, मिनट में है ना भी, तो मिनट इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आएगी वो आप कर लोगे, है ना। इतना ही लिख लो बस, आगे कर लेना आप। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अणु X का Y में रूपांतरण, अणु X का Y में रूपांतरण, भाई X को Y में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, X का Y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है।
x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? y के निर्माण के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो बेटा, क्वेश्चन लिख लिया आपने, समझो इधर, है ना। क्या कह रहा है, x से y को भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें ये जो रिएक्शन है वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? द्वितीय कोटि की। तो आप जानते हो द्वितीय कोटि के लिए मैं ऐसे लिखता था इक्वेशन R बराबर के, यहाँ रिएक्टेंट लिखेंगे, है ना, और इसकी पावर है ना वो कितनी आएगी? द्वितीय कोटि में 2 आएगी, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखूं तो R बराबर के रिएक्टेंट क्या है बेटा? x स्क्वायर, ये निकल के आता है। स्टार्टिंग में वेग क्या होता है उसका? ये रहता कुछ। अब उसने क्या कहा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कितने गुना कर रहा है बेटा? 3 गुना कर रहा है ना। मतलब ये ऐसा कुछ कर रहा है कि x की वैल्यू की जगह वो कितना रख रहा है? 3x। सही है क्या? x की वैल्यू की जगह कितना रख रहा है भाई वो? 3x। x को रिप्लेस करके 3x रख रहा है, सही बात है। तो इसमें 3x रखो, r इक्वल टू के 3x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाए? 9। सही है ना। इसको ऐसे मान लेता हूँ मैं, डैश के फॉर्म में मान लेता हूँ, कुछ नया मान रहे हैं जो, है ना भाई। कंसंट्रेशन चेंज करती तो r डैश मान लेता हूँ उसका ना। तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 9, और बाकी सारा सेम ही रहेगा के x स्क्वायर। सही है क्या? तो पहले वाली कंसंट्रेशन तो ये थी, उसका कितना गुना हो गया? अरे उसका कितना गुना हो गया? 9 गुना, 9 से मल्टीप्लाई हुआ है ना। देखो क्या होता है बेटा, सांद्रता क्योंकि द्वितीय कोटि की है तो उसका स्क्वायर बाहर निकलेगा, सही है। 3 गुना की तो 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगी। अगर ये प्रथम कोटि की होती तो डायरेक्ट वही रहता 3, क्योंकि 3 की पावर 1 रहती, तो 3 गुना करने पर 3 गुना ही होता। अगर तृतीय कोटि का होता तो 3 का क्यूब, 3 के घात 3, 27 गुना बढ़ जाती। समझ गए ना। यदि शून्य कोटि का होता तो सांद्रता कुछ भी कर लो वही रहेगी सेम, r पे तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, घात 0 होती। 2 गुना करो 3 गुना करो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ गए ना। तो अभी क्या प्रभाव पड़ा इस पे? कितने गुना होगी बेटा? 9 गुना। क्लियर होगी बात? ठीक है, लिख दो। हो गया? लिखो, करे भाई अगला। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा?
इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा घटकर 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जब इस तरीके से बोल दे वो सांद्रता में परिवर्तन करता है तो याद करो एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने, KT इक्वल टू 2.303 log बेस 10 में चलता था R0 डिवाइडेड बाय R, है याद? टाइम निकालना है बेटा, 2.303 अपॉन K log बेस 10 R0 अपॉन R, सही है क्या? वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 2.303 K की वैल्यू ये रही है ना, यही है ना, 1.15 10 की पावर -3 log बेस 10 R0। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 5 ग्राम, बाद में कितनी हो गई? 3 ग्राम, तो 5/3, सही है क्या बेटा? इस तरीके से आ जाए ना लोग में, डिवाइड में, तो उनको माइनस में कर देते, जानते हो आप। डायरेक्ट सोल्व मत करने बैठना ऐसे, है ना, ठीक है, कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। क्या करो, इसको डायरेक्ट log 5 माइनस log 3 कर दो, है ना, तो ऐसा कर सकते हैं ना। इसको तो करेंगे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2.303 1.15 10 की पावर -3, इसको क्या लिखोगे? log 5 माइनस log 3। log 5 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? हाँ, उसको अप्रोक्स 7 भी कर सकते हो बेटा, है ना। 6 9 वैल्यू कुछ ऐसी आती है ना, तो आप इसको अप्रोक्स कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं 0.70 कर दूंगा अप्रोक्स, 6 9 देखोगे यहाँ पे ना। और log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 4 7, और आगे की डिजिट देखोगे तो 0.48 कर दूँ, डबल डिजिट में करो तो। डबल डिजिट में कर रहे हो इसको इसलिए ना, बाकी पूरी लिखो तो पूरी लिख दो, कोई इशू नहीं है उसमें। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और कुछ नहीं, इसमें आसान से दिख रहा है। अभी 6 9 में से करता वो डायरेक्ट दिख जाएगा ना। कर लो, इसमें कितना हुआ? कितना हुआ भाई? कितना हुआ? 70 72 22 0.22। क्लियर है? इन सब का जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आर की वैल्यू टाइम निकल के आ जाएगा, सही है ना। कर लो फटाफट। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप वेरीफाई कर लेना। 443.8 है ना, ऐसा कुछ आंसर आया बेटा। सेकंड में आएगा जब कोई यूनिट नहीं पता था ना, क्योंकि ये सेकंड में दे रखी थी स्टार्टिंग में के की यूनिट, वो मिनट में देता तो मिनट के अकॉर्डिंग आ जाता आंसर। ओके बेटा, कैलकुलेशन आप कर लेना बेटा, मैं कैलकुलेशन छोड़ते हुए चल रहा हूँ ना, ज़्यादा क्वेश्चन करने की वजह से। फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है बेटा, इक्वेशन यही पुट करना डायरेक्ट, है ना, ठीक है ना, बता रखा है आपको पहले भी मैंने। log वाली ही करना, log बेस 10 वाला ही, बेस ई में कैलकुलेशन नहीं हो सकती अपन से ना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लिखते हैं ना, हो गया बेटा। नमस्कार सर। नमस्कार। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, लिखिए परम ताप 298 केल्विन में, परम ताप 298 केल्विन में 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि में से 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से होने वाले रासायनिक ताप वृद्धि से रासायनिक अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। ताप वृद्धि से रासायनिक अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए EA की गणना कीजिए। इस अभिक्रिया के लिए EA समझ गए क्या? सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। अच्छा, देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं बेटा, कैसे क्या करना है अपने को ना। देखिएगा, इसमें आपको बेटा अलग अलग कंडीशन दे रखी है। एक टेम्परेचर दिया हुआ है स्टार्टिंग में 298 केल्विन, सही है, जिसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है 308 केल्विन। समझ गए क्या? 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया है। ओके, उसने कहा है इसमें जब बढ़ाते हैं ना तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो कितना हो जाता है? दोगुना। अरे वेग कितना हो जाता है? दोगुना। अच्छा सीधी बात है बेटा, आर की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो के की वजह से ही तो हो रही होगी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ये बता रखा है आपको, आर के और टी में रिलेशन टेम्परेचर बढ़ता है, के का मान बढ़ता है जिससे आर का मान बढ़ता है। ठीक है, फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं कि के का मान जो है ना वो इसके अकॉर्डिंग डबल हुआ होगा। स्टार्टिंग में कुछ भी मान लो आप, K1 को जो मर्जी आए आपको, x मान लिया, तो बाद में कितना हुआ होगा, ये दोगुना हो जाता है तो 2x कर देना उसको। समझ में आई क्या बात? उसने कहा है ना इसका जो अभिक्रिया का वेग है वो कैसा हो जाता है? डबल। ठीक है, टेम्परेचर का, लेकिन वेग स्थिरांक के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी बेटा, अलग अलग ताप पर देखो के वैल्यू बताया था तुम्हें। मैंने 5 चीजें होती है, 5 में से 4 क्वेश्चन में देगा, 1 पूछेगा। ठीक है, अगर याद हो आपको तो देखो K2/K1 है क्या याद? EA/2.303 R, T की जगह क्या हो जाता है? T1 - T2 है क्या क्वेश्चन याद? ये दो भिन्न भिन्न तापों पर शायद लास्ट क्लास में किया होगा, जब भी चैप्टर, लास्ट क्लास मतलब लास्ट क्लास नहीं, चैप्टर जब एंड हुआ था उस टाइम पर, है ना? मिल गई ना इक्वेशन? ठीक है, ऐसी कुछ इक्वेशन थी क्या? देख लो, K2/K1 था या T1 - T2 था। क्लियर है बात? सारी वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। देख लो, बेटाओ K2 की वैल्यू कितना रखोगे? K2 की वैल्यू कितना रखोगे? 2x/x। ये तो फाइंड करना है 2.303। R की वैल्यू कितनी रखोगे? बताओ जल्दी बताओ, R की वैल्यू कितनी रखोगे? कितना बेटा? R R R गैस स्थिरांक होता है ना? याद है? देखो वैल्यू लिखवा रखी होगी कहीं ना कहीं, है ना? R गैस स्थिरांक होता है, इसकी वैल्यू याद करो। देखो उसमें लिखवाया फॉर्मूले में, सक्रियण ऊर्जा का फॉर्मूला लिखवाया वो स्टार्टिंग में, आर्यनीय समीकरण लिखवाया होगा, वहीं लिखवा दिया होगा शायद। आर्यनीय समीकरण है वहीं पे लिखवा दिया होगा। देखो एक बार नोटबुक खोलो, मिल गया क्या? कहाँ लिखवाया था? है ना? याद रखा करो, ऐसे भूला मत करो। T1 की वैल्यू कितनी है बेटा? टेम्परेचर ये है ना, 298 - 308। क्लियर है क्या बात? बस अब EA की वैल्यू निकालनी है। देखो x से x तो कट गया, है ना बेटा? x से तो x कट गया तो log 2 बचा। log 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3010। अरे 3010 मतलब अप्रोक्स 0.3 मान सकते हो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, है ना? इक्वल टू ये तो आपको फाइंड करना ही है, अपॉन में ये वैल्यू जो है वो है ही 303.8.314। ठीक है,
और टेम्परेचर बेटा 308 इधर जाएगा, 298 इधर जाएगा, तो 10 अपॉन में ये आ जाएगा 298,308। बस निकाल लेंगे ई की वैल्यू। सेकेंड ऊर्जा तो पूछे आपसे, ये सारी टर्म्स इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और 10 डिवाइड में चला जाएगा। इसको 0.3 लिख देते हैं अभी तो, है ना। ठीक है, बस यहाँ से सेकंड ऊर्जा की गणना हो जाएगी। क्लियर बात। अब कैलकुलेशन रही वो आप करोगे, है ना। फॉर्मूले में वैल्यू रखना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इक्यावन 555 आंसर आ रहा है इसका, 855। 51,855 आंसर। ध्यान रखना जूल में आएगा बेटा, एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा, है ना। यूनिट क्या लिखोगे इसकी, जूल। और साथ में लिखना चाहो तो पर मोल के हिसाब से बात करते हैं तो मोल इनवर्स लिख सकते हो। हो गया। करें अगला। लिखो, एक अभिक्रिया एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। लिख दिया। तो अब इसमें पहला पॉइंट लिखो, 3 अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन है। अवकलन वेग समीकरण लिखिए। दूसरा लिखना, बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा देखो, ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर, ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
ठीक है बेटा। चलो अब ये बताओ आप, तो जब हम बात करते हैं ना, देखो अब इसमें है ना थोड़ा सा, एक तो ये है कि यहाँ वेग व्यंजक देना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। तो अवकलन समीकरण इसलिए नहीं पूछ सकता क्योंकि एक अलग कोटि की, एक अलग कोटि की है, और अवकलन वेग समीकरण जो निकल के आता है वो दोनों के लिए अलग अलग आता है। ये सब क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, हो सकता है बाद में चेंज किया हो ना, ठीक है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा। इस क्वेश्चन में भाई आपको पता चल गया ए कौन सी कोटि की अभिक्रिया का है, प्रथम, बी कौन सी का है, द्वितीय, दोनों अभिकारक है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या पूछ रहा है, अवकलन वेग समीकरण। तो अवकलन वेग समीकरण तो डायरेक्टली नहीं पूछना चाहिए इसके लिए, क्यों, प्रथम और द्वितीय को मिक्स नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो आई थिंक इसमें जो पूछ रहा होगा वो क्या पूछ रहा होगा बेटा, वेग व्यंजक। क्या पूछ रहा होगा, वेग व्यंजक। हाँ, कोई एक कोटि की होती है तो सीधा पूछ सकता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे बेटा, नहीं वो पूरा अभिक्रिया के लिए एक पूछ रहा है, ठीक है। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा है केवल दोनों ही है, और दोनों के लिए अब फिर पूछ रहा है किस तरीके से होगी। कहने का मतलब ये है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, क्योंकि इसको मैं अलग अलग अभिक्रिया नहीं मान सकते, समझो इस चीज को। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है अभी तक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ए और बी दोनों के दोनों किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक है, मतलब ये आपस में अभिक्रिया करके कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे, इसलिए मैं इस चीज को नहीं लिख सकता। मतलब ये समझ में आ रही है ना बात। हालांकि लिखा हुआ था, मैंने एज इट इज लिखवा दिया, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता, वो चीज समझ में आ गई है ना। तो इसको हम क्या निकालेंगे अभी के लिए, वेग व्यंजक, ठीक। आई थिंक बाद में चेंज कर दिया होगा क्वेश्चन में, कोई प्रिंट मिस्टेक रही होगी, है ना, ठीक है। तो अब देखो आप इसमें, क्योंकि अवकलन समीकरण नहीं निकाल सकते बेटा, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि दोनों का अलग अलग आता है, दोनों को मैं मिक्स नहीं कर सकता, और द्वितीय कोटि वैसे भी सिलेबस में नहीं है, तो कैसे देखो उसको, है ना, ठीक है। तो अब क्या कह रहा हूँ, अवकलन वेग समीकरण की बात कर रहा है, इसमें वेग व्यंजक निकालना है। वेग व्यंजक तो निकाल सकते हो आप आराम से किसी भी रिएक्शन के लिए, है ना, वही तो निकल सकता है। तो वेग, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन इसी से जुड़े हुए, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, आगे भी समझ में आता है। तो पहली चीज क्या निकालनी है आपको, वेग व्यंजक R इक्वल टू, ये निकाल देते के, और अभिकारक, अभिकारक एक तो A एक B है, समझ गए। A के लिए कैसा है, प्रथम कोटि, तो A की घात 1 आएगी। B के लिए कैसा है, द्वितीय कोटि, तो B के लिए क्या आएगी, 2 घात आएगी। क्या फर्स्ट पॉइंट समझ में आ रहा है, सही है ना, ठीक है। सेकंड देखो, B की सांद्रता कितने गुना कर दी, 3 गुना। 3 गुना करने पर वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो ये जो भी आ रहा होगा पहले आ गया। अब कह रहा है B की सांद्रता 3 गुनी, मतलब B की जगह कितना लिखना पड़ेगा भाई, 3B, पहले किया था अभी। तो बताओ R पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, R इक्वल टू के, अच्छा इसको डैश मान लेते हैं, अब नहीं जो निकाल रहे हैं ना, A की सांद्रता और 3B की सांद्रता का स्क्वायर, कितने गुना हो जाएगी बेटा, पहले से 9 गुना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बाकी पूरी टर्म्स तो R रहेगी ना वो पहले वाली, तो 9R, तो जो नई सांद्रता आएगी, नई दर आएगी, वो कितनी गुना हो जाएगी, 9 गुना। इसीलिए भाई इसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा समझ में आ गया मेरे को बाद में, जब ये क्वेश्चन लिखे ना अपन ने, तब मैंने इसको भी देखा कि हाँ नहीं ये चेंज है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि उसी से तो लिंक पूछ रहे सारी चीजें। तीसरा देखो, ए और बी की सांद्रता कितने गुना कर दी, 2 गुनी, ठीक है। ए की सांद्रता भी 2 गुनी, तो इसमें R डबल डैश मान लेता हूँ, है ना, कुछ अलग मान रहे, ठीक है। ए की सांद्रता 2 गुनी, ए के तो लिखो पहले ना, के, ए की सांद्रता 2 गुनी, बी की सांद्रता भी 2 गुनी। अब कितना हो जाएगा, तो देखो यहां से तो 2 बाहर आएगा, और यहां से 2 का स्क्वायर, टोटल कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और 4 इंटू 2, सही है क्या, कितने गुना हो जाएगी, 8 गुना। इसमें तो लिख दोगे वेग जो है वो 9 गुना हो जाएगा, सही है ना। इसमें क्या लिखोगे, वेग कितना हो गया, 8 गुना हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब आप क्या करो बेटा, इसकी जगह वेग व्यंजक कर लो इसको ना, या फिर केवल इसको हटा दो, वेग समीकरण लिख दो, इतना सा कर लो। वेग समीकरण इसी को तो बोलते हैं वेग व्यंजक को, है ना, दर समीकरण बोलते थे जिसको, ठीक है। कोई अवकलन है तो वहीं दिमाग जाएगा, अवकलन तो वैसे भी नहीं पूछ सकता 2 को मिक्स करके, कभी नहीं पूछेगा, पूछेगा तो किसी एक के लिए पूछेगा।
करें आगे। होगी ना? हाँ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2 मिनट इनवर्स है, तो 2 यूनिट इसकी मिनट में बेटा है ना, सेकंड में नहीं है, मिनट में ध्यान रखना ना, ठीक है। 2 मिनट इनवर्स है तो इसके अर्ध आयुकाल की गणना करो, इसके अर्ध आयुकाल की गणना करो। बताओ प्रथम कोटि अभिक्रिया अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला बताओ। बताओ टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 693 डिवाइडेड बाय के, है क्या याद? बस हो गया आंसर, और क्या है ना 0.693 डिवाइडेड बाय के। यूनिट चेंज करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, टाइम भी मिनट में आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। के की यूनिट वैल्यू कितनी है 2, ये होगा। ये जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मिनट में। देख लो बेटा, 0.346 कुछ यही आ रहा है ना, समझ गए होंगे ना? ठीक है, बाकी एक रह गया होगा तो 5 कर दो, इतने मिनट आ जाएगा। क्वेश्चन में सेकंड पूछता तो मिनट को सेकंड से कर लेते कन्वर्ट, 60 से गुणा करना होता और करना क्या है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये सेकंड में होता बेटा तो आंसर सेकंड में आता, है ना। ये आवर्स में होता तो आवर्स में आता, मंथ्स में होता मंथ्स में आता, ईयर में होता तो ईयर में निकल के आता टाइम। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। 40 मिनट लगते हैं, 40 मिनट में 30% वियोजित हो जाता है। तो अर्ध आयु की गणना कीजिए। अर्ध आयु की गणना कीजिए। अर्ध आयु के लिए क्या चाहिए बेटा आपको? अर्ध आयु के लिए क्या चाहिए आपको? अरे अर्ध आयु कैसे निकालते हैं? प्रथम कोटि है 0.693 डिवाइडेड बाय के, बस के की वैल्यू पता, अर्ध आयु निकाल लेंगे। पर के की वैल्यू नहीं दे रखी क्वेश्चन में, के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फिर कोई इक्वेशन पड़ी होगी जिसमें से के की वैल्यू निकाल सके। समझ रहे हो ना इस चीज को? क्योंकि अर्ध आयु का तो यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं जानते हम। डायरेक्टली कोई रिलेशन बनता नहीं है, 30% ऐसा है तो 50% पे इतना मिनट आ जाएगा, वो निकाल नहीं सकते क्योंकि रेशियो अलग चलता है इसका मेथड, है ना। ठीक है, तो कैसे करोगे फिर? तो आपने इसके लिए एक और इक्वेशन पढ़ी थी प्रथम कोटि वाली, अरे के टी बराबर अभी भी बताई थी थोड़ी देर पहले ना। तो वहां से के कैसे निकलता था? के टी लिखते थे ना अपन, के टी बराबर 2.303। क्लियर है? तो मैं टी को डिवाइड में ले आता हूँ, log बेस 10 R0 अपॉन R। सही है क्या? इस इक्वेशन में ध्यान दो बेटा, देखो टाइम कितना है 40 मिनट, तो मिनट में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने को कोई चेंज नहीं करना।
प्रारंभिक सांद्रता कितनी मानोगे? जब भी परसेंट में आए तो प्रारंभिक कितनी मानोगे? 100 मान लो, है ना। परसेंट में नहीं बोलेंगे अपन, सांद्रता 100 मान के चल रहे हैं ना, ठीक है। और बाद में कितनी रही होगी? R0 का मतलब है शेष सांद्रता। 30% वियोजित हो गया तो बचा कितना? 70। मतलब 100 माइनस जितने परसेंट हो रहा है उतना। क्लियर होगी बात? R का मतलब यही था ना जो बाद में सांद्रता बचती थी। बस ठीक है, सारी वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में पुट कर दो। K इक्वल टू 2.303 अपॉन में 40 log बेस 10, R0 कितना है? 100 अपॉन 70। क्लियर है? इसकी वैल्यू निकालनी है और फिर यहाँ से करना है इसको सोल्व। तो यहाँ से किस चीज़ का मान निकल के आएगा? K का। K का मान आ जाएगा, K का मान इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सही है, करो। इसकी वैल्यू निकाल तो लोगे आप लोग 100 अपॉन 70। कैसे निकालोगे? मेरे को भी बताओ, देखो मेरे को नहीं आती। कैसे माइनस करेंगे बेटा? 0 से 0 तो काट दूं। 100 अपॉन 70 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सही है। 0 से 0 काट दी। log 10 की वैल्यू पता है कितनी होती है? 1 होती है। log 7 की वैल्यू कितनी होती है? 84। 1 में से 84 माइनस कर देंगे, 0.16 बच गया। आंसर आ गया इसका। इसकी वैल्यू क्या बोले ना, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दोगे, ऐसे लिख दोगे। और क्या है? 30340 इंटू कितना है बेटा? समझ गए ना? बस अब ये कैलकुलेट करना है। K की वैल्यू आ गई, K की वैल्यू इसमें रखनी है, T हाफ यानी अर्धा युगाल आ जाएगा। समझ गए? अब कर लेना बेटा आप इसको, है ना। मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं क्या आपको? (8.9 10 की पावर -3 मिनट आ रही है इसको। 8.9 10 की पावर -3 इतने मिनट आ रही है, पर इनवर्स आएगी प्रथम कोटि के लिए ना। 8.9 10 की पावर -3 इतने मिनट इनवर्स। K की वैल्यू आई बेटा, है ना। अरे बात समझ में आ गई क्या? K की वैल्यू तक कोई दिक्कत नहीं है। K की वैल्यू अर्धाई वाले फॉर्मूले में रखो, है ना। वो तो मैंने तुमको समझाने के लिए लिखवाया था, ये जरूरी नहीं आप हर बार लिखो उसको। लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक, या कर सकते हो डायरेक्ट, है ना। वो स्टार्टिंग में आपको समझाना पड़ता है, इसलिए अब तो समझ में आता होगा। K का मान अर्ध आयुकाल में रखने पर T हाफ 693। K की वैल्यू कितनी आई थी भाई? 8.9 10 की पावर -3। ये जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आएगा, है ना। यूनिट मिनट चल रही है तो मिनट, सेकंड चल रही है तो सेकंड, ये ध्यान रखना यूनिट का थोड़ा। थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने इसलिए आज ज़्यादा तुमसे नहीं करवाई, थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाए अपने, ना। कॉन्सेप्ट समझाने का काम था, अब कैलकुलेशन अब आप देख लेना। आप किसी में दिक्कत आए तो पूछ लेना, है ना। वैसे तो जो मेन चीज़ें थी वो तो मैंने करवाई दी तुम्हें, ऐसे कोई चीज़ छोड़ी नहीं कि हाँ भाई इसमें कैलकुलेशन दिक्कत। अब गुणा भाग है, ये तो करने पड़ेंगे बेटा। कभी कैलकुलेशन करो, एग्जैक्ट जरूरी नहीं इतना ही आंसर है, इसके आसपास का आंसर आ सकता है, कोई इशू नहीं है ना। क्योंकि पॉइंटों में कैलकुलेशन में वेरिएशन आता है। ये तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर कैलकुलेट करके लिख देते हैं, अपन को तो करने ना, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा तो टेंशन की बात नहीं है। करें अगला। 546 केल्विन ताप पर 546 केल्विन ताप पर
हाइड्रोकार्बन के अपघटन में वेग स्थिरांक 2.418 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स है। ठीक है, किसकी वैल्यू है ये? के की। यदि सक्रियण ऊर्जा यदि सक्रियण ऊर्जा 179.9 किलो जूल पर मोल है। किलो का मतलब 10⁻³ रख देना बेटा, जूल में आंसर रखते हैं जब भी कैलकुलेशन करते तब। तो पूर्व घातांकी गुणन का मान क्या होगा? पूर्व घातांकी गुणक का मान क्या होगा बेटा? पूर्ण घातांकी गुणक क्या होता है? पूर्ण घातांकी गुणक क्या होता है? ए को बोलते हैं, ठीक है, उससे पहले आता है इसलिए बताया था, पूर्व में आता है इसलिए चरघातांकी, पूर्व घातांकी गुणक है ना, मतलब ए की बात कर रहा है, ए की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो ए वाला फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था? देखो, आर्यनीय समीकरण। अरे ए वाला फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था बेटा? आर्यनीय समीकरण निकालो। के बराबर ए की पावर माइनस ई ए आर अपॉन टी ई ए आर, है ना? मिल गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है? ये अपॉन आर टी है ना, ठीक है। अब ये क्या था बेटा? यही था आरएनएस, लेकिन क्या है ना, ई की पावर में हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ई की फॉर्म में लिखते हैं ना, उसमें से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, फिर वापस उसको चेंज करना पड़ेगा लॉग में। उससे अच्छा है उसको फिर हमने देखो लॉग की फॉर्म में भी किया था, निकाला था क्या फॉर्मूला निकाला था जरा बताइएगा? बेटा ई को हटा दो, ई को तो बाद में बेस ई लिया था, ई से ई लॉग कट गया था। इसके बाद लास्ट जहाँ स्लोप बनाया था उस टाइम पे बताया था ये y बराबर mx प्लस सी में, हाँ लोग यहाँ देखो क्या निकाला था बेटा फॉर्मूला, बताओ वापस। लॉग बेस 10 के माइनस ई ए अपॉन 2 है ना आर टी प्लस लॉग बेस 10 ए। देखो समझ में आई बात? क्या कह रहा हूँ बेटा मैं एग्जैक्टली समझना इस बात को। देखो अगर आप है ना ई वाले फॉर्मूला लिखोगे ना डायरेक्ट, अब उसमें ई वगैरह का कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, फिर उसको लॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। उससे अच्छा हम डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला लिखेंगे, क्यों 2-4 स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे। समझ गए ना? ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया था कि नहीं किया था, है ना? ये याद रखना है। फिर इससे y बराबर mx प्लस सी से इक्वेशन भी बनाई है, इसमें स्लोप बताया था ए अपॉन 2.303 आर, ये स्लोप आया था, टी 1/t लिया था हमने टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे, है ना? ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वैल्यू पुट करो इसमें सारी। देखो भाई, हाँ भाई के की वैल्यू तो आपको कितनी दे रखी है? 2.4, ऐसा करो 18 को हटाओ, कैलकुलेशन लॉग में इतनी कौन करेगा, है ना? 10⁻⁵ क्लियर है? इक्वल टू माइनस ई ए की वैल्यू कितनी है? 179.9, चाहो तो 180 कर देना, कैलकुलेशन के टाइम पे लिखना यही, जोड़ बाकी गुणा भाग करो, जब 180 कर सकते हो उस टाइम पे, लिखते टाइम तो ये लिखना है ना, क्योंकि उसमें लिखने में गलती नहीं दिखनी चाहिए, उसको कैलकुलेशन आप कर लो अपने अकॉर्डिंग। 2.303, आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.314, टेम्परेचर कितना? 546 केल्विन, सही है?
है ना 546 केल्विन प्लस log A की वैल्यू कितनी, अरे निकालनी है तो यहाँ तक चल रहा है सही। यहाँ तक का सिस्टम समझ में आया। अब कुछ नहीं करना, ये माइनस वाली टर्म्स को इधर ले आएंगे, प्लस की हो जाएगी। आपको तो एक इसकी वैल्यू निकालनी है, एक इसकी वैल्यू निकालनी है, सही है क्या? अरे यही करना है ना अपने को अभी तक। अपन करना क्या है इसमें, केवल इसकी वैल्यू अलग इसकी वैल्यू अलग, है ना। दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, ये इधर आके प्लस की हो गई, दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, log A की वैल्यू आएगी। क्लियर है यहाँ तक? इसको कैसे कैलकुलेट करोगे ये बताओ, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो log A मल्टीप्लाई में, सही है, डिवाइड में होता है तो माइनस, मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस। अच्छा इसको मैं इधर कैलकुलेट करके बता रहा हूँ बेटा ना। तो log बेस 10 में चलेगा 2.4 अलग हो गया, log 10 की पावर -5 अलग हो गया। सही है क्या? कर सकता हूँ ना ऐसा? ठीक है, ये तो कितना हो गया बेटा -5 पहले आ जाएगा और log 10 की वैल्यू 1, हटाओ इसको। तो log 2.4 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? log 2 की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी देखो, log 2 की वैल्यू तो 0.3 और log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.47 या 48 कर दो इसको अप्रोक्स, है ना। इधर सुनो, देखो log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.48। आपसे कितने की वैल्यू पूछ रहा है? 2.4 की। log 2.4 की वैल्यू पूछ रहा है ना। log 2.4 की वैल्यू लगभग इनके बीच में आएगी, अरे इनके बीच में आएगी, समझ रहे हो ना इसका मतलब? ठीक है, और बीच में भी थोड़ा सा 2 की तरफ ज्यादा रहेगी। क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि एग्जैक्ट 2.5 नहीं है, 2.5 में तो बिल्कुल दोनों के बीच की वैल्यू निकाल लो। 30 में और 48 में भाई 18 का अंतर आ रहा है, 18 का दोनों कर दिए इसमें तो 39 कर देता मैं। 39 बिल्कुल 2.5 के आसपास का आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं होता, उसका आसपास होता है ना। तो 2.9 मतलब 39 से थोड़ा सा पहले 38 कर लो, 37 कर लो, आपकी मर्जी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इतनी से उससे ना। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 0.37 लिख दूं क्या? आपकी मर्जी बेटा, अगर यहाँ 38 कर दो तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, तब भी चलेगा। 5 में से ये माइनस करना है, करो कितना आंसर आ रहा है? 4.63 आ रहा है शायद, देखना मेरे हिसाब से तो देख लो एक बार, आप और कर लो, ये आ रहा है ना। और एग्जैक्ट आंसर बताओ इसका, जो प्रॉपर कैलकुलेशन अपन ने तो थोड़ा सा आइडिया किया ना, प्रॉपर कैलकुलेशन से आता है वो आता 4.61। तो वही बात है, समझ गए क्या? 4.61, ठीक है। तो 63 आ गया, अपन अप्रोक्स पहुंच ही गए वहाँ, और क्या चाहिए ना। तो ये थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। इसको 6.8 मान लेते तो मान लो ये 6.2 आ जाता और पास आ जाते, कोई दिक्कत नहीं उसमें ना। पर हमको पता थोड़ी है, तो मेरे पास लिखा हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो अब आपके पास में ये सारी चीजें, इसका आंसर निकल के आ गया। इस पूरे का आंसर आया अभी तक कितना आया? माइनस की डिजिट थी, इसको माइनस को लगा लेना बेटा, -4.63। अब ये पूरी अब ये तो आप कर लोगे बेटा इसको, इसमें तो कोई टर्म से ऐसी है नहीं, ये तो जोड़ भागी गुणा भाग जो ये है ना। इसका आंसर देखो, अब सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट लिख दूं ना, 17.21 इसका आंसर आ रहा है ना, समझ गए? 17.2, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर है बात? 2 1 2 जो भी है ना बराबर log A आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या आपको? सही है ना? ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो पहले, तो जल्दी करके बताओ कितना आ रहा है। तो 12.5 कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 5.9 के आसपास। देख लो आप, मुझे बताओ एग्जैक्ट। हो गया क्या? अरे 17.2 में से 4.63 माइनस करना था ना, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप कर लेना अपने अकॉर्डिंग जो भी आ रहा हो ना। हो सकता है ये नहीं आ रहा हो, 39 आ रहा है क्या? पता नहीं, इन्होंने तो ये लिख रखा था। ओके, इट्स 17.21 था, 4.6 था, ठीक है, सब कुछ सही है ना। कितना आ रहा है बेटा? 12 ओके, हाँ मैंने वहाँ से देख के लिखा है, जो भी आ रहा हो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। अब आपको कैसे करना है इसमें वो समझो, पर ये चीज़ तो आप खुद करने लायक थे ना।
अब log a की वैल्यू और आपको फाइंड करनी है a की वैल्यू। log दूसरी तरफ जाता है क्या बनता है, एंटी log 12.39। समझ गए क्या? इसका आंसर कैसे निकालोगे वो देखो। क्या करना है बेटा, ये जो पॉइंट से पहले की टर्म्स होती है तो सीधी 10 की पावर लगा दो, इसको तो कहाँ पहुंचा दो, सीधी 10 की पावर में। क्लियर है बात? क्या कह रहा हूँ मैं, वापस सुन लेना। ये जो भी पॉइंट से पहले की टर्म्स है इसको तो 10 की पावर पहुंचा दो सीधा, और बाकी कितना बचा 0.39। देखो log की वैल्यू में कहाँ आता है ये 39 कहाँ आता है, तो देखो log 2 की वैल्यू देखोगे आप, 2 वाले की वैल्यू कितना आती है बेटा 0. यही आती है। अच्छा 3 की वैल्यू कितनी आती है, तो आप समझ गए इसकी जो वैल्यू आ रही है ना 0.39, वो 39 इनके बीच में आ रही है, मतलब कितने की रही होगी वो 2.5 के आसपास ही मान लो या 4 मान लो, लगभग बीच में पहुंच गई। 39 अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी हमने, लगभग बीच में पहुंच गई, लगभग बीच में तो लगभग आधे मान लो आप, 2 और 3 का आधा मतलब कितना होगा 2.5 है ना, तो वो कितनी आएगी 2.5 आएगी। समझ गए क्या? टेबल मिले ना मिले आपको ये निकालना आना चाहिए, इसलिए मैंने पहले लिखवा दी log की वैल्यू 10 तक की, अब वो चीज़ें याद होगी तो ही निकाल पाओगे ये। ठीक है, लिख लो। ओके बेटा, आज की क्लास तो हम यहीं तक करेंगे ना, ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए। कल से हम ना डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? नया चैप्टर स्टार्ट होगा, छुट्टी मत करना, कंटिन्यू रहना। ओके, थैंक यू।